हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं जहांगीर आलम आप सभी लोगों का पृष्ठ रसायन के इस नए लेक्चर में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि ये पृष्ठ रसायन का सबसे आखिरी वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग आराम से ध्यान लगा के इस वीडियो को देखें, ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यानी कि पृष्ठ रसायन के इस नए लेक्चर में और आखिरी लेक्चर जो है, इस लेक्चर में हम लोग पायस के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग इंग्लिश में इमल्सन बोलते हैं। क्या? इमल्सन। पायस क्या है? तो दोस्तों, पायस एक ऐसा कोलाइडी विलयन है, मैं लेके बताता हूँ। एक कोलाइडी विलयन, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए कि जो भी कोलाइडी विलयन होते हैं उसमें दो चीज़ें होती हैं। क्या क्या होता है? तो कोलाइडी विलयन में दो चीज़ें होती हैं। एक होता है परिक्षेपण माध्यम। क्या होता है? परिक्षेपण माध्यम, ठीक है। और एक होता है, इसमें जो कण होते हैं, ये जिसको कोलाइड कण कहते हैं, ये है प्रक्षिप्त प्रवस्था। क्या? प्रक्षिप्त प्रवस्था, ठीक। तो प्रक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम मिल जाते हैं तो हमारा क्या बनता है? कौन सा विलयन बनता है दोस्तों? कोलाइड विलयन बनता है। कोलाइड विलयन में जो प्रक्षिप्त प्रवस्था होते हैं यानी कोलाइड कण होते हैं, उनका आकार क्या होता है? 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के मध्य होता है। तो ये पायस जो है एक ऐसा कोलाइडी विलयन होता है जिसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था, ठीक है, जिसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों क्या हो? लिक्विड फॉर्म में हो। किस फॉर्म में हो? द्रव रूप में हो। तो वैसा कोलाइडी विलयन पायस कहलाता है। पायस या इमल्सन किसे कहते हैं? तो ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों लिक्विड रूप में हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं? पायस कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें जल होगा और तेल। तेल भी किस रूप में है? तेल भी द्रव रूप होता है, यानी कि तरल अवस्था है। और जल भी किस रूप में होता है? तरल अवस्था है। तो इन दोनों को अगर मिला दें तो जो हमारा कोलाइडी विलयन तैयार होगा, उस कोलाइडी विलयन को हम क्या कहेंगे दोस्तों? उस कोलाइडी विलयन को हम लोग पायस कहेंगे। पायस किसे कहते हैं? तो पायस वैसा कोलाइडी विलयन जिसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों क्या हो? लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए? लिक्विड यानी कि द्रव रूप में। प्रक्षिप्त प्रवस्था जिसकी मात्रा क्या होती है? कम होती है। परिक्षेपण माध्यम जिसकी मात्रा क्या दोस्तों? अधिक होती है। तो कम वाले को अधिक में मिलाते हैं, यानी कि प्रक्षिप्त प्रवस्था को परिक्षेपण माध्यम में मिलाते हैं। तो तेल और जल दोनों को अगर देखा जाए तो दोनों तरल रूप में हैं। दोनों मिलकर जिस कोलाइडी विलयन का निर्माण करते हैं वह कोलाइडी विलयन क्या कहलाता है हमारा दोस्तों? वह कोलाइडी विलयन कहलाता है पायस यानी इमल्सन। तो यहाँ दोनों को देखा जाए तो दो तरह की स्थितियाँ हो सकती है। एक में क्या होगा कि तेल जो है कम हो सकता है जल से, यानी कहने का मतलब एक स्थिति ऐसा आएगा जिसमें तेल की मात्रा कम होगी, ठीक है, जल से, ठीक। और एक दूसरा स्थिति हो सकता है कि जल की मात्रा कम होगी किससे? तेल से। यानी कहने का मतलब एक स्थिति है जिसमें जल अधिक है, दोनों का विलयन है, यानी कि दोनों का कोलाइडी विलयन तेल और जल। तो एक ऐसा स्थिति जिसमें तेल की मात्रा कम है, जल की मात्रा अधिक है, यानी कि जल क्या है? जिसकी मात्रा अधिक होती है उसको हम क्या कहते हैं? परिक्षेपण माध्यम। एक ऐसा स्थिति जिसमें जल जो हो क्या हो? परिक्षेपण माध्यम के रूप में हो। और एक ऐसा स्थिति जिसमें क्या हो? तेल अधिक हो, यानी कि तेल क्या हो? परिक्षेपण माध्यम की स्थिति में हो। तो इस आधार पे पायस जो है, इमल्सन जो है, दो प्रकार के होते हैं। एक इमल्सन है ऑयल इन वाटर टाइप। ऑयल इन वाटर टाइप यानी कि तेल का जल में, ठीक है। और एक है वाटर इन ऑयल, वाटर इन ऑयल टाइप, ठीक है। यानी कहने का मतलब कि जल का तेल में, यानी कि इस वाले और इस वाले में अंतर क्या है कि इसमें तेल जो है जल में मिला हुआ है, यानी कि है तो दोनों क्या? लिक्विड फॉर्म ही। यानी कि ये जो कोलाइडी विलयन है क्या है? पायस है, इसको हम इमल्सन कहेंगे। तो इसमें तेल कम है, जल अधिक है। तो तेल को कहाँ मिला है? जल में। तो उस प्रकार जो पायस बनता है उसको हम कहते हैं OW टाइप, ऑयल इन वाटर। और अगर वाटर कम हो और जल अधिक हो, यानी कि पानी को आप जल में मिलाते हैं तो जो पायस प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं
वाटर इन ऑयल टाइप पायस, ठीक है ना। तो दो तरह के पायस होते हैं। पायस हम लोगों ने क्या समझा कि ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम दोनों क्या हो, लिक्विड फॉर्म में हो। तो मैंने यहाँ पे रख के बताया तेल और जल, तेल भी लिक्विड रूप में होता है और जल भी लिक्विड रूप में होता है। तो दोनों को जब हम मिलाते हैं तो दोनों के मिलाने के फलस्वरूप जो हमारा विलयन बनता है, उस विलयन को दोस्तों, उस कोलाइडी विलयन को दोस्तों पायस कहते हैं। क्या कहते हैं? पायस। अब रही बात, इसमें दो तरह की कंडीशन हो सकते हैं, दो तरह की स्थितियाँ हो सकती है। इसलिए इस आधार पे पायस को, इमल्सन को दो रूपों में बांटा गया है। यानी कि एक स्थिति ऐसी होगी जिसमें तेल कम होगा और पानी अधिक होगा, यानी तेल को हम पानी में मिलाएंगे, तो उसको कहते हैं ऑयल इन वाटर। क्या कहते हैं? ऑयल इन वाटर। और अगर हम जल को तेल में मिलाते हैं, यानी कि तेल अधिक हो और जल कम हो, तो उसको कहते हैं वाटर इन ऑयल टाइप। तो इस प्रकार पायस जो है दो प्रकार के होते हैं। आपने क्या समझा? तो मैं पढ़ के बताता हूँ, जो लैंग्वेज लिखा है उसको देखते हैं। ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था यानी कि ये और प्रक्षेपण माध्यम जिसमें मिलाना होता है, ये दोनों क्या हो, द्रव प्रवस्था में, यानी कि दोनों द्रव अवस्था में हो, दोनों का फॉर्म किस रूप में हो, द्रव रूप में हो, तो उसको कहते हैं इमल्सन। क्या कहते हैं दोस्तों? इमल्सन। अब इमल्सन दो प्रकार के होते हैं, एक तेल का जल में प्रक्षेपण, यानी कि तेल को जल में मिलाएंगे, यानी कि तेल कम है और जल अधिक है, तो जो अधिक होता है उसको क्या कहते हैं? प्रक्षेपण माध्यम। तो इसमें जो है, इस प्रकार के पायस में प्रक्षेपण माध्यम के रूप में कौन रहता है? जल रहता है, ठीक है दोस्तों। और जल का तेल में प्रक्षेपण, यानी कि ऐसा मतलब पायस जिसमें जल कम हो और उसको कहाँ मिलाएं? तेल में मिलाएं। तो इस प्रकार के पायस को हम लोग कहते हैं WO टाइप, ठीक है ना, यानी वाटर इन ऑयल टाइप पायस, ठीक है ना। तो जल को क्या मिलाते हैं? तेल में। तो तेल यहाँ क्या है? प्रक्षेपण माध्यम के रूप में। तो इस प्रकार ये हुआ जल का तेल में प्रक्षेपण माध्यम। अब एक बात हम लोगों के दिमाग में आती है, उसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि जो पायस है, पायस में हमने क्या समझा कि प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम किस रूप में होते हैं? दोनों द्रव रूप में होते हैं। किस रूप में होते हैं? दोनों द्रव रूप में। अब सोचिए कि ये मान के चलिए जल है आपका, जल, और इसमें हम क्या घोलना चाह रहे हैं? इसमें हम घोलना चाह रहे हैं तेल। क्या घोलना चाह रहे हैं? तेल। तो तेल कम है, जल अधिक है, तो इसको कहते हैं ऑयल इन वाटर, यानी कि तेल का जल में प्रक्षेपण। तो क्या आप, अगर हम इन दोनों को मिलाएं तो क्या ये दोनों मिश्रित हो पाएंगे? क्या तेल जल में घुल पाएगा? तो मेरा जवाब और आप लोगों का जवाब एक ही होता है कि तेल पानी में कभी घुलता नहीं है। कारण क्या? कि दोनों की जो गुण होते हैं, दोनों का जो प्रॉपर्टी होता है अलग होता है, और दोनों का घनत्व भी अलग होता है। देखिए, तेल जो होता है वह ध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है। किस प्रवृत्ति का होता है? ध्रुवीय प्रवृत्ति का होता है। और जल जो होता है वह होता है अध्रुवीय प्रवृत्ति का। अब देखिए, इन दोनों का गुण असमान है। तेल का गुण जल के गुण से अलग है, जल का गुण तेल के गुण से अलग है। तेल ध्रुवीय है, जल अध्रुवीय है। इस कारण अगर हम दोनों को मिलाएं तो दोनों क्या मिलना नहीं चाहते हैं? दोनों क्या मिलना नहीं चाहते? क्यों? क्योंकि एक ध्रुवीय एक अध्रुवीय है। मिलता वही है, वही दो पदार्थ आपस में मिलेंगे जिनमें गुण समान हो, यानी कि दो अध्रुवीय हो तो मिल सकते हैं, दो ध्रुवीय हो तो मिल सकते हैं। यानी कि तेल इसमें ध्रुवीय है और जल अध्रुवीय है, तो दोनों नहीं मिलते हैं, तो फिर हमारा कोलाइडी विलयन कैसे तैयार होगा? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? एक तीसरे पदार्थ को इसमें हम डालते हैं। वह तीसरा पदार्थ क्या करता है? इन दोनों को जोड़ने में सहायता करता है, ठीक है। उस तीसरे पदार्थ को दोस्तों पायसीक कर्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? पायसीक कर्मक। पायसीक कर्मक का काम क्या है दोस्तों? पायसीक कर्मक का काम क्या है दोस्तों? तो पायसीक कर्मक का काम है तेल और जल, यानी कि ध्रुवीय और अध्रुवीय जो है, यानी कहने का मतलब दोनों को, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? पायस बनेगा। तो पायस का जो स्टेबिलिटी है, अस्थायित्व है, उसको क्या करे? कायम रखे। तो पायसीक कारक क्या करता है? तो पायसीक कारक वैसा तीसरा कंपोनेंट है जो पायस के अस्थायित्व के लिए सहायक होता है। जैसे अब पायसीक कारक का मैं एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। साबुन का मैं सूत्र लिख के बताता हूँ। साबुन का सूत्र होता है C17H35COONA,
ठीक है, ये साबुन का सूत्र है। आप इसको जल में जैसे डालिएगा, ये पासीकारक के रूप में यूज होता है, जल में जैसे डालते हैं तो Na+ बाहर निकल जाता है। बचता क्या है हमारा C17H35 COO, अब इस पर माइनस, ये Na+ बाहर निकल जाता है। जैसे हम साबुन को कहाँ डालते हैं, आपके पायस में डालते हैं, तो ये टूटता है, आयनों में टूटता है, Na+ बाहर निकल जाता है और COO उस पर माइनस चार्ज आ जाता है। अब देखिए इसकी संरचना मैं बता रहा हूँ, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। ये है हमारा साबुन का लॉन, ठीक है। जैसे हम इसको पानी में डालते हैं तो ये क्या होता है, Na+ हट जाता है और ये हमारा बनता है, यानी कि ये जो हिस्सा है ये है, इसको हम लोग कहते हैं, ये है कार्बनिक हिस्सा। कौन सा हिस्सा है, कार्बनिक हिस्सा है। इसमें केवल क्या है, कार्बन है, यानी कि हाइड्रोकार्बन है, कार्बनिक हिस्सा है, कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। कार्बनिक यौगिक जो हैं वह किस प्रवृत्ति के होते हैं, तो कार्बनिक यौगिक जो हैं वह होते हैं अध्रुवीय प्रवृत्ति के। किस प्रवृत्ति के होते हैं, अध्रुवीय प्रवृत्ति के। और इस पे आयन है, यानी कि ये क्या है, आयनिक प्रवृत्ति का है, आयनिक प्रवृत्ति का है। अब इसमें हमको ध्यान लगाना है कि जब आप साबुन को जल में डालेंगे, यानी कि पारदर्शी में डालेंगे, तो ये क्या होता है, साबुन टूट जाता है, Na+ हट जाएगा और इस पर क्या हुआ, C17H35, ये जो है ये है C17H35 COO माइनस। तो ये जो हिस्सा है, यानी कि ये जो हिस्सा है ये क्या है, कार्बनिक हिस्सा है, और ये हिस्सा जो है क्या है, आपका आयनिक हिस्सा। इस पे आयन है तो क्या है, आयनिक हिस्सा। आयनिक हिस्सा इसका मतलब कि ध्रुवीय हिस्सा। अब ये जब जाएगा तो ये है आपका ध्रुवीय हिस्सा, अध्रुवीय हिस्सा, और ये है आपका आयनिक हिस्सा। तो क्या करेगा, अध्रुवीय को अपनी ओर खींचेगा। तो इसमें अध्रुवीय कौन है, तो इसमें अध्रुवीय जल है। कौन है, जल है। तो ये जल को खींच लेगा इधर से, और ये आयनिक है तो ये क्या करेगा, ध्रुवीय यानी कि तेल को खींच लेगा। अब हम देखते क्या हैं कि साबुन को जब हम डालें तो कार्बनिक हिस्सा जो है वो जल को अपनी तरफ खींच लेता है, और इसका जो आयनिक हिस्सा है वह तेल को खींच लेता है। यानी कि यह बीच में मेडिएटर का काम करता है, एक तरफ तेल को खींचता है और एक तरफ जल को खींचता है, एक तरफ जल को खींचता है, एक तरफ तेल को खींचता है, और दोनों को खींच के अपने से जोड़े रखता है। तो इस प्रकार क्या हुआ, ये दोनों को बांधने का काम करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि अब पायस क्या है, अब स्टेबल हो जाएगा। पहले जहाँ तेल और जल नहीं घुलते थे, आपने क्या किया, साबुन डाल दिया, तो साबुन में ये आयन थे, ठीक है ना। तो साबुन टूटा C17H35, ठीक है, COO माइनस में, ठीक है। तो ये कौन सा हिस्सा है, कार्बनिक हिस्सा है। तो कार्बनिक हिस्सा यानी कि जो कि क्या होता है, अध्रुवीय होता है। तो अध्रुवीय क्या करेगा, अध्रुवीय को यानी कि जल को अपनी तरफ खींच लेगा, जल को अपनी तरफ खींचेगा, सटाएगा। और ये जो है आयनिक हिस्सा है, तो आयनिक हिस्सा क्या होता है, ध्रुवीय होता है, ये तेल को अपनी तरफ खींचेगा। तो इससे आके इस वाले हिस्से से तेल जुड़ जाएगा और इस वाले हिस्से से जल जुड़ जाएगा। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे से इनडायरेक्टली क्या हुए, मिल गए। तो इस प्रकार हमारा कोलाइडिव लेन तैयार हो जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, पायस कहेंगे। तो पायस के स्थायित्व के लिए कौन कंपोनेंट का सहायक होता है, तो पायसीकर्मक। तो पायसीकर्मक का काम क्या है, तो जो भी प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम है आपके पायस में, उन दोनों को क्या करे, जोड़ के रखे, यानी कि पायस की स्टेबिलिटी के लिए सहायक होता है। तो ये जो आपने साबुन देखा, साबुन का यूज हम लोग नकली दूध बनाने में करते हैं। नकली दूध आप लोगों के मार्केट में मिलता है, जो सेहत के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। तो उसमें क्या होता है, आपके दूध में तेल होता है, क्या होता है, तेल और पानी होता है। तेल और पानी मिलना नहीं चाहते हैं तो उसमें क्या मिला दिया जाता है, साबुन मिला दिया जाता है। तो साबुन मिला देने पर साबुन टूट जाता है। C17H35 ये आपका अकार्बनिक यौगिक है, तो ये जल को अपनी तरफ खींच लेता है, और COO माइनस में टूटता है तो ये क्या करता है, तेल को अपनी तरफ खींचता है। इस प्रकार ये दोनों को अपनी तरफ खींच के रखता है, यानी कि पायस बना के रखता है, यानी कि पायस वाला कोलाइडिव लेन बना के रखता है। इस प्रकार का आपका दूध जो है तैयार हो जाता है, और वह दूध क्या होता है, आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। उसी दूध को हम लोग क्या कहते हैं, डुप्लीकेट, यानी कि उसी दूध को हम लोग नकली दूध कहते हैं। वह दूध सेवन नहीं करना चाहिए, मार्केट में वही दूध आपको मिलता है, ये उसी को बोलते हैं नकली दूध। असली दूध में क्या होता है, मान लीजिए कि नकली दूध में तो साबुन जो है इन दोनों को जोड़ने का काम करता है, किसको किसको, तेल और जल को। लेकिन असली दूध में कौन इन दोनों को जोड़ता है, तो जो असली दूध होता है, जो नेचुरल दूध होता है, प्राकृतिक दूध होता है, उसमें प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन। तो प्रोटीन क्या करता है,
प्रोटीन इन दोनों को जोड़ता है, तेल और जल को। तो प्रोटीन, जाहिर सी बात है कि प्रोटीन जो है हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। तो प्रोटीन क्या है, प्रोटीन हानिकारक नहीं है, लेकिन आप साबुन खाइएगा तो साबुन तो हानिकारक है। तो नकली दूध में तेल और जल को जोड़ने का कार्य साबुन करता है, ठीक है। और असली दूध जो नेचुरल दूध होते हैं, उस दूध में प्रोटीन तेल और जल को क्या करता है, जोड़ता है। तो प्रोटीन भी क्या है, पाचक कर्मक है। अगर प्रोटीन नहीं होता ना, तेल और जल क्या होते, अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। साबुन नहीं होता तो नकली दूध में तेल और जल नहीं मिल पाते, और तेल और जल मिलकर दूध नहीं बन पाता। तो हमने क्या समझा दोस्तों, हमने समझा पायस क्या है। पायस क्या समझा, तो ऐसा कोलाइडी विलयन जिसमें प्रक्षिप्त प्रवस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों क्या हो, द्रव रूप में हो, उसे हम क्या कहते हैं, पायस कहते हैं। पायस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तेल का जल में परिक्षेपण, यानी कि जल अधिक मात्रा में हो, तेल कम मात्रा में हो। और एक हमने समझा जल का तेल में परिक्षेपण, यानी जिसमें जल कम हो और तेल अधिक हो। तो इस प्रकार पायस दो प्रकार के होते हैं, एक होता है तेल का जल में परिक्षेपण जिसमें जल क्या हो, परिक्षेपण माध्यम में हो, और जल का तेल में परिक्षेपण जिसमें क्या हो, तेल परिक्षेपण माध्यम के रूप में, जैसे कि क्रीम, ठीक है। पायसी कर्मक काम क्या करता है, तो पायसी कर्मक ये जो पायस है, पायस में जो प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम होते हैं वह एक दूसरे से जुड़ना नहीं चाहते हैं। आप जानते हैं क्यों, क्योंकि उन दोनों का जो गुण है वो अलग होता है, एक ध्रुवीय होता है, एक अध्रुवीय होता है, तो नहीं जुड़ना चाहते। तो इस प्रकार पायस का निर्माण नहीं होगा, यानी पायस अनस्टेबल हो जाएगा, अस्थायी हो जाएगा। तो पायस के अस्थायित्व के लिए तीसरा कंपोनेंट डालते हैं, जैसे कि नकली दूध में हम लोग क्या मिलाते हैं, साबुन मिलाते हैं, तो ये क्या है, उसको दोनों को जोड़े रखता है। तो पायसी कर्मक का कार्य क्या है, तो पायस के अस्थायित्व को बनाए रखना। तो इमल्सन के अस्थायित्व को, पायस या इमल्सन एक ही चीज़ होता है। इमल्सन के अस्थायित्व के लिए सामान्यतः एक तीसरा घटक उपयोग में लाया जाता है, उसी को हम लोग पायसी कर्मक कहते हैं। जैसे पायसी कर्मक साबुन हुआ, प्रोटीन हुआ, ठीक है दोस्तों, गोंद हुआ। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये आप लोगों को समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग एप्लीकेशन ऑफ कोलाइड पढ़ते हैं, नोट कीजिए। तो दोस्तों कोलाइड का अनुप्रयोग, यानी कि हमने ये जो चैप्टर पढ़ा पृष्ठ रसायन, और पृष्ठ रसायन में जो हमारा कोलाइड था, कोलाइड के बारे में इतना कुछ हम लोगों ने पढ़ा, आपको मैंने बताया। लेकिन अब देखते हैं कि कोलाइड का हमारे दैनिक जीवन में कहाँ अनुप्रयोग है, यानी कि कोलाइड को हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं। देखिए, एक है ध्रुम, बोल रहा है कि धूम्र जो है, धूम्र का विद्युतीय अवक्षेपण। अब इसको हम समझते हैं। जैसे कि शहरों में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती हैं, चिमनी बनी होती है, ठीक है ना। चिमनी से क्या होते हैं, धुएँ निकलते हैं। क्या निकलता है दोस्तों, धुआं निकलता है, ठीक है। ये धुआं जो है, ये चिमनी से बड़े बड़ी फैक्ट्रियों में जो धुआं लगा रहता है, धुआं निकलता है, और उस धुएं में जो भी कोलाइड कण होते हैं वह क्या करते हैं, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। हमारे शरीर में अगर आएँ तो हमारे शरीर को हानि पहुंचाते हैं, पूरे इन्वायरमेंट को हानि पहुंचाते हैं। तो हमने जाना और आपको बताया भी कि कोलाइड, ये धुआं जो है क्या है, एक प्रकार का कोलाइडी मिश्रण है, यानी कि कोलाइडी विलयन है। तो धुएं में क्या होता है कि कोलाइडी कण होते हैं। और मैंने आप लोगों को बताया, बहुत बार बताया, ये पूरा वीडियो जो है, पूरे वीडियो का ये जो टॉपिक है, पूरा कॉन्सेप्ट है, यानी कहने का मतलब पूरा निचोड़ है। आपने पीछे वाले सभी वीडियो को नहीं देखा है तो उसको देखें, ताकि ये सभी पॉइंट जो हैं, ये कोलाइड का जो अनुप्रयोग है, इसमें जो जो भी टॉपिक, जो जो भी पॉइंट, जो जो भी शब्द मैं बोल रहा हूँ, वो सारे शब्द आपको समझ में आए, ठीक है। तो मैंने आपको एक बात बताया था कि कोलाइड कणों पे क्या होते हैं, आवेश होते हैं। यानी कोलाइड कणों पे आवेश होते हैं। अब कोई भी आवेश हो सकता है, धन आवेश हो सकता है, ऋण आवेश हो सकता है। तो लेकिन ये भी मैंने बात आप लोगों को बताई थी कि अगर कोलाइडी विलयन में किसी भी कोलाइड कण पे धन आवेश है, तो उस कोलाइडी विलयन में जितने भी कोलाइड कण होते हैं उस पर धन आवेश होता है, और अगर ऋण आवेश है तो ऋण आवेशित होता है। तो हमारा जो धुआं है वो क्या है, कोलाइडी विलयन है। और इस धुएं में क्या होते हैं, कोलाइडी कण होते हैं। तो मान के चलिए कि ये जो कोलाइडी कण है, कोलाइडी कण पे क्या मान के चलते हैं, पॉजिटिव चार्ज है। क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। तो कोलाइडी कणों पे ये पॉजिटिव चार्ज है, यानी कोलाइडी कणों पे जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर ये बाहर एयर में मिलते हैं तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, नेचर के लिए हानिकारक है। तो क्या करते हैं हम कि ये जो हमारा चिमनी है, इस चिमनी में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड फिट कर देते हैं। क्या फिट कर देते हैं, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड में एक होता है पॉजिटिव और एक होता है निगेटिव। अब आप अंदाज़ा लगाइए, जब चिमनी से धुआं निकलेगा, जो कोलाइड कण आपके हानिकारक हैं, कोलाइड कणों पे आवेश तो होगा ही, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। तो मान के चलते अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कोलाइड कणों का जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ चला जाएगा,
इस वाले इलेक्ट्रोड पे, किस निगेटिव इलेक्ट्रोड पे चला जाएगा और इस प्रकार कोलाइड कण क्या होंगे, छट जाएंगे और जो हमारा धुआं निकलेगा वह धुआं आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होगा। तो ये जो है यानी कहने का मतलब ध्रुव का विद्युतीय अवक्षेपण, यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे जो कोलाइडी कण है उनका क्या अवक्षेपित हो जा रहा है, वो इलेक्ट्रोड पे जाके क्या हो रहा है, जमा हो जा रहे हैं, उनका स्कंदन हो जा रहा है। ठीक है, तो ये है कोलाइड का अनुप्रयोग में। ये अगर हमने कोलाइड नहीं पढ़ा होता तो यहाँ से कोलाइड कणों को छांटना संभव नहीं था, क्योंकि हम जानते ही नहीं कि कोलाइड कणों पे आवेश होता है। तो आवेश होता है हमने कब जाना, जब कोलाइड का अध्ययन किया, और कोलाइड कणों पे आवेश होता है इसके बारे में जब जाना, तो कोलाइड कणों से छांटना हो, तो कोलाइड कणों को अगर हटाना हो तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रोड लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, कोलाइड कण क्या हो जाएंगे, अपने आप अलग हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रोड पे जाके जमा हो जाएंगे। इस प्रकार जो हवा निकलेगा, जो धुआं निकलेगा, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा देखते हैं, कह रहा है कि पेयजल के शुद्धिकरण में जितना भी विधि मैंने आप लोगों को बताया स्कंदन की, उन सभी विधियों को आप लोग ज़रूर देखें, ताकि जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि ये सभी एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, एक दूसरे से संबंध रखते हैं। तो पेयजल के शुद्धिकरण में आपका जो भी जल होता है, जो भी पानी होता है, उसमें पेयजल में यानी कोई भी पानी होता है तो उसमें धूल कण के रूप में, यानी कि जो मान लीजिए जल है और जल में कोलाइडी कण होते हैं, और वह जो कोलाइडी कण होते हैं यानी कि जल में जो अशुद्धियाँ होती है वह क्या है, कोलाइडी कण है। और कोलाइडी कणों पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज होता है। कोलाइडी कणों पे निगेटिव चार्ज होता है। आपका जो वर्षा जल आ रहा है, धूल कणों से लगते हुए आ रहा है नीचे, तो वह वर्षा जल जो है वह शुद्ध नहीं है, यानी कि अभी प्योर नहीं है। उसको हम पिएंगे तो वह क्या होगा, हमारे शरीर के लिए हानिकारक कर रहा है। तो उसमें जो है जो भी धूल कण है, यानी कि जो भी कोलाइडी कण है, कोलाइडी कण हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं, तो उन कोलाइडी कणों पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। तो उन कोलाइडी कणों को इस विलयन से हटाने के लिए हम क्या करते हैं, उस पे से फिटकरी डाल देते हैं, फिटकरी डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, फिटकरी। तो फिटकरी डालते हैं जिसको हम लोग पोटासिलम कहते हैं। क्या कहते हैं, पोटासिलम। तो फिटकरी में होता है दोस्तों Al+3 आयन। जैसे ही हम फिटकरी को जब हम जल में डालते हैं, इस प्रकार के जल में, जिसमें वैसे जल में जिसमें अशुद्धियाँ होती है, तो जल क्या करता है, फिटकरी को तोड़ देता है, आयनों में तोड़ देता है। तो इससे फिटकरी जब हम इसमें डालेंगे तो Al+3 जो है ये मुक्त होगा, और Al+3 पे इस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव चार्ज जो है जब आपके पेयजल में जाएगा, यानी कि पीने वाले जब जल में जाएगा, तो ये फिटकरी का जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये निगेटिव चार्ज को क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा। और जब कोलाइड कणों पे जो निगेटिव चार्ज है वह अगर कैंसिल हो जाते हैं तो इन सभी पे कोई आवेश नहीं रहा, और इन सभी पे कोई आवेश नहीं रहने के कारण क्या होंगे, ये एक दूसरे से जुड़ेंगे, और एक दूसरे से जुड़ने के बाद ये क्या हो जाएंगे, विलयन में नीचे आके जमा हो जाएंगे। इस प्रकार आपका जल क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। इस एक्सपेरिमेंट को आप लोग घर पे भी देख सकते हैं। एक मान लीजिए कि एक बाल्टी लीजिए, बाल्टी में आप पानी लीजिए और उसमें क्या कीजिए, कचरा घोल दीजिए। कहने का मतलब कि आप उसमें धूल कण घोल दीजिए, और उसके बाद फिटकरी मामूली चीज़ है, कोई बड़ा ज़्यादा उसका प्राइस नहीं है, कम दाम में फिटकरी मिलता है। फिटकरी को अगर उसमें डालते हैं तो देखेंगे कुछ समय बाद क्या है, धूल कण सभी नीचे एकत्रित हो जाते हैं। इस प्रकार आपका पानी ऊपर क्या है, उजला उजला, यानी कि शुद्ध हो जाता है पेयजल, यानी कि कहने का मतलब पीने योग्य हो जाता है। यानी कि जितने भी आपके अशुद्धियाँ हैं, जितने भी कण हैं, वो क्या होते हैं, कोलाइडी कण जो है वो क्या होते हैं, उन पे जो निगेटिव चार्ज होता है उन चार्ज को क्या कर देता है, वो हटा देता है। कौन, फिटकरी का जो ये प्लस चार्ज है, यानी कि Al+ जो चार्ज है, वो जितने भी आपके पेयजल में आयन हैं उनके आयन को हटा देता है। अब कोलाइड कण स्वतंत्र हो जाते हैं एक दूसरे से जुड़ने के लिए, और कोलाइड कण स्वतंत्र होकर एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, और जुड़ के क्या होंगे, वह विलयन में नीचे की ओर बैठ जाएंगे। इस प्रकार अवक्षेपित हो जाएंगे, स्कंदन हो जाएगा, और आपका ये जो पानी है शुद्ध हो जाएगा, यानी पेयजल के शुद्धिकरण में। अब हम देखते हैं चर्म शोधन में। तो चमड़ा जो है, चमड़ा भी जो है हमारा, चमड़ा जो है हमारा यानी पशुओं का चमड़ा, पशु चमड़ा, पशु का जो चमड़ा होता है, पशु का चमड़ा एक कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी प्रवृत्ति का होता है, कोलाइडी प्रवृत्ति का होता है। तो पशु का जो चमड़ा है वह क्या होता है, कोलाइडी प्रवृत्ति का होता है, और उसमें जो कोलाइड कण होते हैं वह क्या होते हैं, धन आवेशित होते हैं। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा कि पशु का जो चमड़ा होता है वह क्या होते हैं, कोलाइडी प्रवृत्ति के होते हैं। और कोलाइडी प्रवृत्ति में क्या होता है, कोलाइड में क्या होता है, प्रक्षिप्त प्रवस्था होता है और प्रक्षेपण माध्यम होता है। क्या होता है दोस्तों, प्रक्षिप्त प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम। तो प्रक्षिप्त प्रवस्था को ही हम लोग क्या कहते हैं, कण कहते हैं, यानी कोलाइड कण। तो कोलाइड कणों पे कौन सा चार्ज होता है,
चमड़ा में, पशु का जो चमड़ा है वह कोलाइडी प्रवृत्ति का होता है और उसमें जो कोलाइडी कण होते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। अब इसको हम निगेटिव करेंगे तब चमड़ा, क्या कहने का मतलब इस चार्ज को हटा देंगे तब इसमें की जो अशुद्धियाँ वो नीचे बैठ जाएगी और इस प्रकार आपका जो चमड़ा है वह शुद्ध हो जाएगा। तो कैसे? तो इस चार्ज को हमको हटाना पड़ेगा। तो इस चार्ज को हटाने के लिए हम एक टेनिन जो है, टेनिन एक कोलाइडी विलयन है, टेनिन को हम इसमें डाल देते हैं। तो टेनिन में जो कण होते हैं उस पर निगेटिव चार्ज होता है। तो निगेटिव जो है पॉजिटिव को क्या कर देता है? कैंसिल कर देता है। यानी कि ये जो पशु का जो चमड़ा है जो कोलाइडी प्रवृत्ति का होता है, इस कोलाइडी प्रवृत्ति का होने का इसमें जो कोलाइडी कण हैं उन कोलाइडी कणों पे पॉजिटिव चार्ज होता है और हम इसमें रेनिन मिलाते हैं। रेनिन भी कोलाइडी विलयन है, इसमें जो कोलाइडी कण होते हैं वो निगेटिव चार्ज के होते हैं। तो ये निगेटिव इस पॉजिटिव को नेगलेक्ट कर देता है और इस प्रकार पशु चमड़ा में जो कोलाइडी कण हैं वह क्या होते हैं? चार्जलेस हो जाते हैं। उन पर चार्ज नहीं होने के कारण वे एक दूसरे से मिलेंगे, स्कंदन होगा और नीचे बैठ जाएंगे। इस प्रकार आपका चमड़ा क्या हो जाएगा? चमड़ा का शोध हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये चर्म शोधन। अब हम देखते हैं कृत्रिम वर्षा, यानी कृत्रिम वर्षा में कैसे? तो कृत्रिम वर्षा कैसे होती है? बादलों से होती है। तो आसमान में क्या होता है? बादल इस तरह मंडराए रहते हैं, आसमान में बादल इस तरह मंडराए रहते हैं। ये नीचे कब आएंगे? जब ये जुट जाएंगे तब। तो आप सभी जानते हैं कि बादल जो है वो क्या है? कोलाइडी विलयन है, यानी कि उसमें क्या होते हैं? कोलाइडी कण होते हैं। मैंने बताया था जब कोलाइड का प्रकार बता रहा था तो मैंने इस एग्जाम्पल को देके बताया था। तो बादल जो है वह क्या होते हैं? कोलाइडी प्रवृत्ति के होते हैं। तो उसमें कोलाइडी कण होते हैं। तो कोलाइडी कण जब मिलेंगे यानी कि जुटेंगे तो यहाँ कहने का मतलब कोलाइडी कणों पे समान चार्ज होता है। मान के चलिए कि कोलाइडी कणों पे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, सभी कोलाइडी कणों पे क्या है? पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यानी कहने का मतलब ये क्या है? बादल है। और बादल में जो कोलाइडी कण हैं उन कोलाइडी कणों पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। मैंने बताया कि कोई भी कोलाइडी विलयन हो तो उस कोलाइडी कणों में, यानी कुछ कोलाइडी विलयन में जो भी कोलाइडी कण होते हैं उन पर एक समान प्रवृत्ति की आवश्यकता होती है। अगर प्लस तो सभी पे प्लस, माइनस तो सभी पे माइनस। तो सभी पे प्लस होने के कारण ये बादल जो है एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, और जब एक दूसरे से मिलेंगे नहीं तो नीचे नहीं आएंगे, यानी कि बारिश नहीं होगी। तो इनको मिलाने के लिए, यानी कि जब भी हमको कृत्रिम बारिश करानी होती है, यानी कि जब भी हमको अपने मन मुताबिक बारिश करानी हो तो हम एरोप्लेन में बैठेंगे और बादल के ऊपर छलांग लगा देंगे और ऊपर जाके हम क्या करेंगे? ऊपर जाके विद्युत अपघट्य का छिड़काव करेंगे। किसका छिड़काव करेंगे? विद्युत अपघट्य। आपको मैंने बताया कि विद्युत अपघट्य का मतलब कि जब विद्युत अपघट्य जब जल में जाता है तो वो टूटता है पॉजिटिव और निगेटिव में। तो जब विद्युत अपघट्य जाएगा, ये कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ में आएगा जब इसके पहले वाले वीडियो आप देखे होंगे, यानी कि पैप्टीकरण जो था वो सब कोलाइड का जो स्कंदन का जो विधि था उसमें जो ये प्रोसेस, चारों प्रोसेस बताया गया, उसको समझेंगे तो ये वीडियो आपको आराम से समझ में आएगा। फिर भी विद्युत अपघट्य जो है, विद्युत अपघट्य में पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है। ये जब जल में जाते हैं तो ये आयनीकृत होते हैं, आयनों में टूटते हैं, यानी पॉजिटिव निगेटिव में। तो इसका जो निगेटिव है, यानी निगेटिव जो है इसके कणों के जो पॉजिटिव चार्ज है इस सब पॉजिटिव को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। इस प्रकार अब बादल पे जो चार्ज था वह खत्म हो गया। अब चार्ज था खत्म हो गया, यानी इसी कारण ये एक दूसरे को क्या कर रहे थे? प्रतिकर्षित कर रहे थे, समान चार्ज होने के कारण। तो अब क्या हो जाएंगे? ये मिल जाएंगे और मिल के क्या बना लेंगे? एक बड़ा बादल। अब बड़ा बादल बनाने के कारण ये क्या हो जाएगा? इसी कारण ये अवक्षेप के रूप में नीचे आएंगे, यानी कि बारिश होगी। इसी को कहते हैं कृत्रिम बारिश। समझ में आया होगा ये? ठीक है। अब देखिए डेल्टा का निर्माण, इसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये टॉपिक, ध्यान से देखिए, मन लगा के समझिए, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। आगे देखिए डेल्टा का निर्माण। तो होता क्या है कि ये हमारा नदी है, मान के चलिए ये समंदर है, ठीक है, ये समुंदर है, समुद्र, ठीक है, और समुद्र से जाके मिलता है क्या? नदी। ये मान के चलिए नदी है। आपने गाना सुना होगा, वाह रे नाल मिले नदी के जल से, नदी मिले सागर से। यानी नाल जो है, नाला जो होता है वह नदी से मिलता है, और नदी कहाँ मिलता है? समुद्र से मिलता है। आप सभी जानते हैं कि नदी का जब पानी बहता है तो नदी के पानी में दोस्तों छोटे छोटे मिट्टी के कण होते हैं, बालू कण होता है, बालू होते हैं, ठीक है। यानी कि नदी का जो पानी है वह शुद्ध होता है। यानी कहने का मतलब ये जो पानी है ये क्या है? कोलाइडी प्रवृत्ति का होता है।
कोलाइडी प्रवृत्ति का होता है। तो ये जब कहाँ प्रस्थान करता है, नदी से समुद्र की ओर प्रस्थान करता है। ठीक है दोस्तों, नदी से समुद्र की ओर जब प्रस्थान करता है तो आप सभी जानते हैं कि समुद्र के जल में बहुत सारे विद्युत अपघट्य होते हैं। विद्युत अपघट्य जैसे एग्जाम्पल मैं लेके आपको बताता हूँ, NaCl ही मान लीजिए, सोडियम क्लोराइड। होता है कि नहीं? होता है। समुद्र के जल में NaCl होता है, तो NaCl क्या है? वैद्युत अपघट्य है। और जैसे हमारा नदी का जल जिसमें क्या है, धूल कण जो है, बालू के कण जो हैं वह जा रहे हैं, तो समुद्र जो है वो क्या करता है? विद्युत अपघट्य का छिड़काव करता है, यानी कि देता है विद्युत अपघट्य। यहाँ मिल रहा है तो ये विद्युत अपघट्य देगा। तो विद्युत अपघट्य मिलने के कारण इसमें जो भी कण है, यानी कि आपके नदी के पानी में जो भी कोलाइडी कण हैं वह क्या होते हैं? विद्युत अपघट्य के प्रभाव से उन पे चार्ज जो है, उनका चार्ज हट जाता है और वह क्या होते हैं? नीचे बैठ जाते हैं, स्कंदित हो जाते हैं। और स्कंदित होने के कारण धीरे धीरे यहाँ पे क्या होता है? एक डेल्टा का निर्माण हो जाता है, यानी कि यहाँ पे बालू वगैरह धीरे धीरे स्टोर होते हैं, क्योंकि समुद्र में तो जाएगा नहीं, क्योंकि समुद्र में क्या है? विद्युत अपघट्य है। तो विद्युत अपघट्य क्या करेगा? नदी का जो बालू का कण है, बालू के कण को क्या कर देगा? वह नीचे बैठा देगा, चार्ज लेस होने के कारण नीचे बैठेगा, यानी कि स्कंदन होगा। और स्कंदन होने के कारण वह यहाँ पे क्या होगा? बालू के कण इकट्ठा होने लगेंगे। इस प्रकार हमारा डेल्टा का निर्माण हो जाएगा। इसी को कहते हैं डेल्टा। यानी कि आपने देखा होगा कि नदी से जब पानी कहाँ मिलता है? समुद्र में मिलता है, तो नदी के और समुद्र के जुड़ाव पे कहीं कहीं क्या होते हैं? बालू का ऊंचा स्थान हो जाता है, यानी कि डेल्टा बन जाता है। ठीक है, किस कारण? तो समुद्र में विद्युत अपघट्य के कारण। तो ये सारी जो भी टॉपिक्स हैं, सारे भी जितने भी हमारे दैनिक जीवन में ये सभी आ रहे हैं, ये सभी क्या है? कोलाइड से रिलेटेड है। तो आपने जाना कि ये जो पृष्ठ रसायन में था, यानी पृष्ठ रसायन का ये जो लेक्चर, लास्ट लेक्चर था, इसमें आपने पढ़ा कि पायस क्या है और पायस कितने प्रकार के होते हैं, पायसी कर्मक क्या है, और टोटली मिला के कोलाइड जो हमने पढ़ रखा था, कोलाइड का जो भी हमारे दैनिक जीवन में यूज है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे चैनल को शेयर करें। और मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैं जल्द ही आप लोगों से नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलता हूँ। आज के लिए इतना ही, और ये चैप्टर समाप्त होता है इसी के साथ। धन्यवाद।